नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 7वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जो है 6 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो यह चेदी वंश से संबंधित है। ए विकल्प सही हो जाएगा। कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल ये प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से करीब 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण उसमें दिया गया है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। बी ऑप्शन यहाँ सही है। महापरिनिर्वाण ये सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वह वैशाली में बिताई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। शेरशाह को दफनाया गया था कहाँ पर? तो सासाराम में दफनाया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में शेरशाह ने करीब 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक शासन किया और कलिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह को बिहार के सासाराम, जो कि रोहतास जिले में है, दफनाया गया है। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना भी माना जाता है। चौथा प्रश्न, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, काबुल में। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो कि मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया और 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग करके नई उपाधि पादशाह धारण की थी। पांचवा प्रश्न, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो बी डी सावरकर ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को जो है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। छठवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिए थे। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने। सी ऑप्शन से हो जाएगा। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की और नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद यानी 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन ये आपका 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्य 2 सदस्य जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर शामिल थे। तो नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो कि अध्यक्ष थे और अन्य 2 सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो इनको दिया गया था गोरखपुर में। सी ऑप्शन से हो जाएगा। काकोरी कांड ये आपका 9 अगस्त पूछा जाता है, 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था और इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन पर जो है मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में जो है फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दिया गया था। रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाकुल्ला खां को जो है फैजाबाद में फांसी दी गई थी।
9वां क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? तो ये है सनई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। कृषि में हरी जो है अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हरी खाद कहते हैं। मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व जो है नष्ट हो जाते हैं और इनकी क्षतिपूर्ति हेतु और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए हरी खाद का जो है उपयोग किया जाता है। इनमें आपका सनई है, ढैंचा, लोबिया, मूंग, उड़द, ये सभी जो है आपके हरी खाद के स्रोत हैं। 10वां प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्रीडा कहा जाता है, ये हैदराबाद में स्थित है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन इस संगठन की स्थापना जो हुई थी 1985 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? तो ये अरहर की प्रजाति है, सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। बहार ये अरहर की एक प्रजाति है और अरहर की अन्य जो प्रमुख मुख्य प्रजातियाँ हैं जिसमें अमर है, उसके बाद आज़ाद है, मालवी चमत्कार है, मालवी विकास और पारस, ये सभी जो है अरहर की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। 12वां प्रश्न है, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। वेम्बनाड झील एक केरल की प्रमुख झील है और केरल राज्य में स्थित जो अन्य प्रमुख झीलें हैं जिनमें आपका पेरियार झील है, अष्टमुडी झील है, पुलिकट झील आपका तमिलनाडु में है, पूछा जाता है। पुलिकट झील ये आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद जो है लोकटक झील आपका मणिपुर में, ये भी पूछा जाता है। लोकटक झील ये मणिपुर में है। चिल्का झील ये आपका उड़ीसा में है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने को किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा 10% का नियम। 10% नियम ये लिंडमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसके अनुसार ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक 10% ही वह पहुँच पाता है। तो यदि पूछा जाए कि 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो लिंडमैन के द्वारा यह नियम दिया गया है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो वह सूर्य, बी विकल्प से हो जाएगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वह सूर्य है और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने, पूछा जाता है। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, जबकि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना जो दिए थे वो एजी टांसले दिए थे। तो यदि पूछा जाए पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो एजी टांसले के द्वारा। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने। 15वां प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा भारत में 4 मठ स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर उन्होंने मठ स्थापित नहीं किया था? तो वाराणसी में जो है मठ स्थापित नहीं किया गया था। आदि शंकराचार्य ने भारत के जो है 4 भागों में 4 मठों की स्थापना किए थे, जिनमें आपका जोशी मठ है, जोशी मठ, उसके बाद जो है द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी। शंकराचार्य ने अद्वैत दार्शनिक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। वाराणसी को जो है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो 4 जो मठ हैं, जोशी मठ है, याद रखिएगा, द्वारका है, पुरी और श्रृंगेरी। 16वां प्रश्न है, पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य का प्रमुख पर्व है? यह तो तमिलनाडु का है, सी ऑप्शन से हो जाए। पोंगल ये तमिलनाडु में फसल कटाई उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक इसी समय जो है उत्तर भारत के अनेक राज्यों में मकर संक्रांति यानी कि जिसे खिचड़ी कहा जाता है, खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है। और केरल का मुख्य त्यौहार ओणम है, जो कि महाबली से संबंधित है। और 17वां क्वेश्चन है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी जो है स्टार्टिंग में बताया गया था आपको, यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक जो है बी.डी. सावरकर हैं और इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। जी.एन. यहाँ दिया गया, ए ऑप्शन में दिखेगा, जी.एन. नटेशन ये कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे। सुभाष चंद्र बोस
जो है ये इंडियन स्ट्रगल इनके द्वारा लिखा गया है पुस्तक, इंडियन स्ट्रगल। और भगत सिंह ने कहा था कि जो है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये पुस्तक इनके द्वारा जो है लिखा गया है, भगत सिंह के द्वारा। और 18वां क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो ये आपका यूट्रोफिकेशन, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। यूट्रोफिकेशन ये जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है? तो वह यूट्रोफिकेशन कहलाता है। इससे जो है जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी जो है वह कम हो जाती है। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो कुल 53 है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार जो भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या जो है वह 53 है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ से होगा। और जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता होगा हरियाणा है, ये सी ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा। हरियाणा का लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 879 यानी कि 879 है, जबकि सिक्किम का लिंगानुपात जो है ये आपका 890 है। सिक्किम का लिंगानुपात कितना है? 890। और जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात जो है 889। तो अब याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, अब यह राज्य नहीं रहा। उसके बाद जो है पंजाब का लिंगानुपात 895, ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पूछा गया है। तो सबसे कम हरियाणा में है। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किस राज्य का है? तो बिहार का है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वह बिहार का है, दूसरे पे है पश्चिम बंगाल। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ये लखनऊ में स्थित है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1952 में की गई थी, भारतीय गन्ना अनुसंधान की। 23वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ राज्य परिषद की, ए विकल्प से हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 67 बी के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए जो है कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व में दे दी गई हो। तो इसकी सूचना जो है कम से कम 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए। और 24वां क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो यह है अनुच्छेद 22, डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या फिर अपनी रुचि के विधि व्यवसायी यानी कि एडवोकेट से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। 25वां प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 में के द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार ही है जो कि अनुच्छेद 300 का में जो है ये कर दिया गया है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो यह आपका पंचायती राज पद्धति, बी विकल्प यहाँ पे से हो जाएगा। तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध जो है वह लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है और भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की जो है शुरुआत की थी। तो पंचायती राज पद्धति यहाँ हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। 27वां प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक जो है प्रमुख उदाहरण है।
दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीपीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो है कराया जाएगा, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, जो कि प्रत्येक संडे को जो है दोपहर 1 बजे ये टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस जो है शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इस टेस्ट से आप लोग जो है ज़रूर जुड़िएगा। उसके बाद जो है अनअकैडमी प्लस का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है ये सभी फीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो बैच कोर्स है अनअकैडमी पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका शुरू हो रहा है 30 मार्च से। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। EXAMLEARNER। तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आपको जो 1260 रुपये पड़ेंगे। 3 मंथ का 3150, उसके बाद 6 मंथ का 5040, उसके बाद जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6300, 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए 7560 रुपये आपको पे करना है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप अनअकैडमी से जो जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? तो वह है नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982। प्रश्न पूछा जाता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। और ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना जो हुई थी वह 1995 में एक ग्रामीण आधारभूत ढांचे के वित्तीयन हेतु की गई थी। 29वां क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? तो यह नरसिम्हा राव के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। 30वां क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। इसके पहले भी बताया गया है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। 31वां प्रश्न है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी है? तो वह माइक्रोवेव। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूरसंचार में सूक्ष्म तरंगों यानी कि माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। और अगला क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका? तो इसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। सी विकल्प से हो जाएगा। सोनार का प्रयोग जो है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है और सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है और ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। 33वां क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस से सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिशु को जो है डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, यूरिक एसिड के जमाव से। गठिया रोग जो है शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड के जमाव से होता है। और 35वां क्वेश्चन है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह कह रहा था आपका उत्क्रम प्रासरण। यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। 36वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है? यानी कि निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा है, अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है।
और इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 37वां प्रश्न है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, तो सीमेंट का उत्पादन करते हैं। ए विकल्प से हो जाएगा। और 38वां प्रश्न है, हाल ही में भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 कब आयोजित हुआ है? तो ये 21 दिसंबर 2020 को 21 दिसंबर 2020 को भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन, तो नाम याद रखिएगा इनका, वियतनाम के प्रधानमंत्री जो थे वह गुयेन जुआन फूक इनका नाम था। इन्होंने जो है सम्मेलन में भाग लिया और शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पहल की समीक्षा की तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इस वार्ता के पश्चात जो है एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। तो यहाँ पूछा गया है, हाल ही में भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 21 दिसंबर 2020 को। और कौन शामिल हुआ था इसमें? तो भारत के प्रधानमंत्री और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक। 39वां क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी 9mm पिस्टल के संबंध में दिए गए विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहला जो दिया गया है कि भारत के पहले स्वदेशी 9mm पिस्टल संयुक्त रूप से यह DRDO तथा भारतीय सेना के द्वारा विकसित किया गया है, सही है। बी, इस पिस्टल का डिजाइन और विकास कार्य इन्फेंट्री स्कूल महो एवं DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARDE पुणे के द्वारा अपनी विशेषताओं का उपयोग करते हुए किया गया, दूसरा भी सही है। सी है कि इस पिस्टल का नाम अस्मी रखा गया है जिसका अर्थ गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम है, सी भी सही है। डी ऑप्शन इसका सही नहीं है कि इसका ऊपरी रिसीवर कार्बन फाइबर से तथा निचला रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बना हुआ है। तो पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो डी विकल्प आपका जो है सही नहीं है। 40वां प्रश्न है, 7 से 8 जनवरी 2021 के मध्य वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 आयोजित हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था? तो यहाँ पे जो है आपका बी विकल्प से हो जाएगा, वैश्विक शांति को साकार करने में युवाओं की भूमिका। 7 से 8 जनवरी 2021 के मध्य जो है वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 आयोजित हुआ और एडुकॉन 2020 का मुख्य विषय यानी कि थीम जो था वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना था। 41वां प्रश्न है, 2 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किस संस्थान के भाग के रूप में भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई। 2 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई के भाग के रूप में जो है आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की। और इस केंद्र में जो है विशेष शोध, आवश्यकताओं और जानकारियों में कमी का समाधान निकाला जाएगा, साथ साथ आर्द्रभूमियों के संरक्षण, प्रबंधन और उचित उपयोग के लिए एकीकृत रणनीतियों के उपयोग में सहयोग लिया जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, सुनीत शर्मा। 1 जनवरी 2021 को जो है सुनीत शर्मा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व जो है वह पूर्वी रेलवे महाप्रबंधक यानी कि GM के रूप में कार्यरत थे और इस पद पर उन्होंने विनोद कुमार यादव का स्थान लिया है। 43वां क्वेश्चन है कि 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गुवाहाटी, असम में। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य जो है 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये गुवाहाटी, असम में आयोजित हुआ और इस फेस्टिवल का फोकस जो था ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। इस महोत्सव का आयोजन जो है गुवाहाटी में पहली बार हुआ है। और 44वां क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने भारत के किस राज्य में स्थित लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन के ऋण को जो है अपनी स्वीकृति प्रदान की है? तो असम, ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा।
19 दिसंबर 2020 में जो है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत के मध्य जो है असम में लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन के ऋण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और यह ऋण जो है वर्ष 2014 में एशियाई विकास बैंक द्वारा अनुमोदित $300 मिलियन असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की तीसरी एवं सबसे बड़ी किस्त है। और इस परियोजना के तहत असम राज्य में करीब 70 मेगावाट के लकवा गैस परियोजना तथा उन्नत वितरण नेटवर्क का उन्नयन किया गया है। और एडीबी का मुख्यालय आपको पता होगा, फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला में एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। 45वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या युग्मों को चुनिए। तो 8 का संबंध दिया गया है 256 से, तो कौन सा आपका सही होगा विकल्प, ये बताना है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि 8 का क्यूब जो होता है, 8 का क्यूब करेंगे तो होता है आपका 512। 512 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 256। तो उसी तरह जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सी ऑप्शन जो दिया गया है कि 10 का संबंध 500 से होगा, क्योंकि 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000 और 1000 को 2 से भाग करेंगे जब, तो वो आपका 500 आएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है सही है। 46वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो ए में दिया गया है डी और जेड, बी है ए आर, सी है जे टी, डी है एस के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी विकल्प में कि ए जो है ये आपका क्या है, तो ए में केवल वावेल दिया गया है। बी ऑप्शन में ए वावेल है, बाकी किसी में जो है वावेल नहीं है। डी जेड जे टी और डी में एस के, किसी में वावेल नहीं है। ये देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, तो अरविंद का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो कह रहा है कि मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ तथा अरविंद जो है वो मुझसे 11 दिन छोटा है, अर्थात वह मेरे बाद जो है पैदा होगा। तो अरविंद के पैदा होने की तारीख यानी कि हो जाएगा आपका 11 + 11 यानी कि कितना हो जाएगा 22 अगस्त। तो 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस को पड़ने वाला दिन जो कह रहा है यहाँ सोमवार है, सोमवार है। तो 22 अगस्त को पड़ने वाला दिन भी कौन सा होगा, क्योंकि 15 + 7 यानी कि अगला हफ्ता जो है 15 में 7 जोड़ेंगे तो वो भी 22 अगस्त क्या होगा, सोमवार होगा। तो अरविंद का जन्मदिन भी किस दिन पड़ेगा, सोमवार को ही पड़ेगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 48वां क्वेश्चन है, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी। तो घड़ी की सुइयाँ कह रहा है, ये मान लीजिए 12 हो गया, यहाँ 6, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच की घड़ी की सुइयाँ जो है कब बराबर होंगी, यानी कि मिनट और घंटे वाली सुई जो है कब बराबर होगी। तो ये होगा 6:32 पर। ये ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। 49वां क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है रेस्टेड को SDTSFC लिखा जाता है तथा पॉइंट्स को QNJMUR लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में बैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ R को कोड किया गया है यस यानी कि +1, फिर जो है E को कोड किया गया है D, तो E से पहले जो है D आता है यानी कि -1 किया गया है। इस तरह यस के बाद T यानी कि +1 -1 +1 -1 का जो है ये क्रम चल रहा है। सेकेंड वाले में भी यही क्रम है, आपका P के बाद Q आता है और O के बाद जो है N के बाद जो है O आता है। तो एक में +1 हो रहा है, एक में -1, सबसे पहले आपका +1। तो इस तरह आपको जो है बैंड को भी कोड करना है। तो B के बाद क्या आएगा C, उसके बाद A के पहले क्या आता है Z, तो C और Z हो गया। N के बाद क्या आता है O, CZO हो गया। फिर N के बाद जो है N के पहले क्या आता है M आता है CZOM। तो उसके बाद जो है फिर जो है E के बाद क्या आता है, E के बाद F आ जाएगा। उसको D के पहले क्या आता है C, तो CZOMFC ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। जो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, CZOMFC। और अंतिम क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान हेतु कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो इसमें 18,172 करोड़ रुपए इस बार के बजट में जो प्रस्तावित है समग्र शिक्षा अभियान के लिए। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का
ये आपका 7वां सेट था। इसके पहले जो है 6 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।